हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी सीटेट की इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में आपके जो 30 नंबर का जो सेक्शन होता है, 15 नंबर के आते हैं आपके जो अनचिन पैसेज होते हैं और जो आपकी पोएम आती है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ और उसको करने का तरीका बता चुका हूँ। अगर उस तरीके से आप उसको करते हो तो 15 में से आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। 13-14 आपके ईजिली आ जाएंगे 15 में से। बचा आपका 15 नंबर का पेडागोजी का सेक्शन। तो पेडागोजी में मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर जाते हो तो एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपको सीटेट में होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके 15 नंबर की पेडागोजी भी आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये जो 15 नंबर का अनचिन पैसेज करने का जो मैंने तरीका बताया, सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हो या फिर चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो इसको करने का तरीका। 15 नंबर आपके जरूर पक्का करा देगा, क्योंकि सीटेट में आपका 15 नंबर का यही आता है। तो चलिए बात करते हैं आज पेडागोजी के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीटेट में लगभग हर साल देखने को मिल जाते हैं और वरना तो दूसरे टेट एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सभी को इंक्लूड किया आज की वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी मटेरियल हो वो चैनल को थ्रू आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई आपको छोड़ना नहीं है। और जिन लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है उनको तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर एग्जाम्स। लाइक आपका DSSS भी हुआ या KVS हुआ या जो आपके कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब होते हैं। सो यू कांट लीव इट देयर, यू हैव टू स्कोर वेल इन इट इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा मेरे साथ साथ आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। साइड में अपना जो भी ऑप्शन हो ABCD वो दीजिए, चाहे गलत दो लेकिन आंसर दो, ताकि आपको पता चल सके आपने गलती कहाँ की है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात कर रहा है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज डेट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ड। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाषा सीखने के प्रारंभिक चरण में डैश शायद सीखने की गतिविधियों में से एक भाषा है जो दुनिया के बारे में बच्चे की जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करती है। कौन सी है वो? इंग्लिश है या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज है। वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स आपकी जो मातृभाषा होगी, या फिर आप बोल सकते हो स्थानीय भाषा बोल सकते हो, मदर टंग बोल सकते हो, या फिर आपकी सेकंड लैंग्वेज है, या फिर हिंदी है। देखिए, जो दुनिया के बारे में अवेयरनेस को, बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाती है, तो वो हो जाएगी आपकी इंग्लिश। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका पहला इंग्लिश। इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है जो सेम कई बार रिपीट हुआ है, यही पूछा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है। तो जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी इंग्लिश। ये भी क्वेश्चन आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है, ताकि एग्जामिनर दोनों में से कोई भी आपसे पूछा आप उसका इजीली आंसर दे पाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। CCE मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं। टू डेवलप कोग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल, यानी कि जो आपको कोग्निटिव और साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स है उसको डेवलप करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन पहला तो सही है इसमें जो इसका उद्देश्य है। सेकंड ऑप्शन है टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, यानी जो आपकी जो स्मृति है, याद करना, उस पर जोर देता है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। बिल्कुल गलत है, उस पर कोई जोर नहीं देता, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी सही है। टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग आर चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, यानी जो आपकी टीचिंग और लर्निंग है उसको चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज के रूप में बनाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो उसका उद्देश्य नहीं है वो है आपका टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन मींस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, सीटेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। इसको एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा का जो अर्जन होता है उसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग होता है जब बच्चा नेचुरल वे में किसी भाषा को सीखता है। जैसे हम अपनी मदर टंग को सीख जाते हैं, उसके लिए हमें किसी कोचिंग या किसी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं बचपन से, तो ये क्या हुआ हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब हम लैंग्वेज को नेचुरली रूप से सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। दोनों तरफ से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर ने कई बार पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सेकंड, एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्जेशन। तो ये आपका आंसर इसमें सेकंड है, ये सही हो जाएगा। इसका आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। जितने भी क्वेश्चन है सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई आपको छोड़ने नहीं है। अगर आप लोग अनचिन पैसेज वाली वीडियो प्लस ये पेडागोजी के क्वेश्चन कर जाते हो तो जिन लोगों की बिल्कुल वीक है वो भी 20 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी खासी है वो 25 प्लस का भी स्कोर इंग्लिश में आसानी से कर जाएंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि चलो
सीटेट में तो हमें खाली पास होना है, दूसरे सब्जेक्ट में नंबर ले आते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ दोगे, आगे जो मेन एग्जाम होगा वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ क्या होगा, वहाँ कंपटीशन होगा, एक एक नंबर का कंपटीशन होता है वहाँ। तो वहाँ आपकी अगर वीकनेस इंग्लिश में पाई गई तो आप सबसे पीछे रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, कि जो मोटिवेशन होता है, डिपेंड होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंग्वेज लर्निंग में। एग्जाम्पल के लिए इन क्लास सिक्स में मे बी डन कैसे हो सकता है? आंसर बताइए। पहला है मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैब, यानी याद करना और जो जरूरी वोकैब है उनका यूज करना। ये तो गलत हो जाएगा, आंसर पहला, इसको गलत काट देंगे। सेकंड है सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सिस्टम से एनालिसिस करना और स्ट्रक्चर का जो है यूज करना, ये भी इसका गलत हो जाएगा। यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, यानी आपके जो विजुअल डिवाइस होते हैं उनका इस्तेमाल करना और जो गेम होते हैं जैसे इसमें दे रखा है एक्सरसाइज वगैरह, वो यूज करना। तो बिल्कुल सही तरीका है ये मोटिवेशन करने का क्लास 6 के बच्चों को। तो आंसर तीसरा अभी तक मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम, यानी जो आपकी मातृभाषा है उसको एक साधन के रूप में यूज करना। प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ठीक था, मदर टंग को हम एक मीडियम के रूप में देख सकते हो, उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता बच्चा, लेकिन क्लास 6 के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, यानी किस भारतीय सुधारक ने, रिफॉर्मिस्ट मीन्स सुधारक, इंग्लिश के ये वर्ड्स भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि जो आगे जो एग्जाम होते हैं उसमें आपके लिए बेनिफिशियल रह सके। तो इसलिए आपको इंग्लिश के वर्ड भी याद कर लीजिए। किस भारतीय सुधारक ने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था? किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी दयानंद ने किया था। देखिए जो सपोर्ट किया था वो क्या था? राजा राममोहन राय ने, जिन्हें कि आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, या फिर बात की जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे ये, और साथ ही साथ सती प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन भी जीके के टाइप के क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दी है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट, राजा राममोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने ऐसे घुमा के दिया है कि किसी भी भाषा को सीखने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है। देखिए बात एक ही है लेकिन घुमा के दिया है सिर्फ एग्जामिनर ने। तो किसी भी भाषा को सीखने का जो पहला स्टेप होता है, यानी जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं सुनने से, लिसन से। जब हम सुनेंगे तभी तो उसको सीखेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोमस्की मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, नोआम चोमस्की जिन्होंने की भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बनाया, यानी अंतर किया है किस किस के बीच में, क्या? वर्ड्स एंड फ्रेजेस के अंदर गलत है, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स के अंदर ये भी गलत है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स के अंदर, तो आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। इसके बीच इन्होंने अंतर किया था सिंटैक्स एंड ग्रामर के बीच में, ये भी गलत है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका आंसर थर्ड, नोआम चोमस्की। भाषा विकास से संबंधित जरूर पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ फॉरेन यानी कि नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रेलुक्टेंट मीन्स होता है जो लोग जिनमें इच्छा नहीं होती, अनुच्छिक लोग जो होते हैं, अनमोटिवेटेड लर्नर्स। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, यानी कि कोई नॉन मदर टंग लैंग्वेज है, टीचर है, और वो किसी ऐसी क्लास में जाता है जहाँ अनुच्छिक या फिर अनमोटिवेटेड लर्नर्स है, तो दिस कैन बी हेल्प बाय, तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। बाकी भी देख लेते हैं। टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, किसी एकेडमिक काउंसलर की हेल्प ले लेंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं हमें। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास ऑफ देम, ये भी गलत हो जाएगा कि जो है ऐसे अनमोटिवेटेड स्टूडेंट को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करो, उनके लिए स्पेशल क्लास रूम दे, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सभी को हमें एक समान क्लास देनी है। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, फोर्थ भी गलत है। जो इसका आंसर फर्स्ट है वो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, और आपको किसी ऐसी स्टेट में भेज दिया गया जहाँ पर आपको मतलब आपकी लैंग्वेज हिंदी और वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ और अदर लैंग्वेज है, तो वहाँ ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम आएगी, वहाँ आपको चीज़ें फेस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की क्लासरूम में हम उनको कैसे पढ़ाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछेगा, और अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, तो इनकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, एक क्लास
5th का टीचर है जो प्लान करता है ग्रामर पढ़ाने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग ग्रामर्स, किन में से कौन सी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहला ऑप्शन है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कंस्ट्रक्ट एड स्ट्रेटेजी, पहला गलत हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, यानी उनसे बोल देना कि ब्लैक बोर्ड से रूल्स लिख लो, ये भी गलत हो जाएगा। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स, यानी जो भी इसके ग्रामर्स के रूल है उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल्स, उदाहरण की सहायता से, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट यही है तीसरा। चौथा देख लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो आपका तीसरा है वो सबसे अप्रोप्रिएट है कि जितने भी रूल्स है उनको अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना, आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी कहलाती है, एफएजिया कहलाती है, डमनेस कहलाती है, हैंडीकैप कहलाती है, तो ये कहलाती है एफएजिया, आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवेल्यूशन, यानी जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ये किसका आपका इवेल्यूशन होता है, नॉर्मेटिव का, फॉर्मेटिव का, इफेक्टिव का, इफेक्टिव का, तो होता है आपका फॉर्मेटिव का। देखिए फॉर्मेटिव इवेल्यूशन और समेटिव इवेल्यूशन, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए इवेल्यूशन करते हैं वो होते हैं फॉर्मेटिव। जैसे मैं अभी पढ़ाते हुए आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ या फिर आपका जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, या आपका क्या हो गया फॉर्मेटिव। और जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे आपके जो सत्र के एंड में जो परीक्षा होती है वो आती है आपकी समेटिव। तो फॉर्मेटिव समेटिव आई होप आप समझ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड नहीं है जो किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग स्किल को डेवलप नहीं करता। द फोनिक मेथड, द स्ट्रक्चरल मेथड, द इलेक्ट्रिक मेथड, या फिर द स्टोरी मेथड। देखिए जो तीनों मेथड होते हैं ये डेवलप करते हैं किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग स्किल के लिए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल मेथड होता है यानी कि जो आपका संरचनात्मक तरीका होता है ये इसको क्या करता है, डेवलप नहीं करता। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी। इन तीनों मेथड को अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल होते हैं किसी लैंग्वेज की रीडिंग स्किल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, इसमें ऑप्शन देख लेते क्या होगा, साथ ही साथ अपना आंसर बताने की कोशिश कीजिए। टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, किसी उसको अप्रिशिएट करना और पोएम को एंजॉय करना, बिल्कुल सही है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और वहाँ पर पोएम को एंजॉय करने की बात भी कही गई है, तो अभी तक आंसर फर्स्ट सही है। सेकंड है टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, कि पोएम के बारे में ओपिनियन देने को, तो ओपिनियन से तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, तो पोएम के कवि के बारे में अवेयर करना और उसके काम के बारे में, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, पोएम के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना, उससे हमें क्या लेना देना है। तो आंसर जो फर्स्ट हो जाएगा इसमें आंसर सही हो जाएगा, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, जहाँ भी पोएम को एंजॉय करने की बात आ जाएगी तो आपका ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा, तो आंसर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी, यानी कि जो आपकी कोग्निटिव एबिलिटी होती है उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है। पहला है आपका नोइंग, यानी कि जो आपका ज्ञान होता है। सेकंड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। थर्ड है आपका इवैल्यूएटिंग, या फिर फोर्थ है आपका एनालाइजिंग। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा, जो हाईएस्ट लेवल होगा वो होगा इसका आपका आंसर थर्ड।